अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता दौर में जब PTI की हुकूमत थी उस दौरान बहुत सी करप्शन बदउनवानी की रिपोर्ट्स आईं और कई बार सुबह दिवालिया भी हुआ। इसी सिलसिले में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल एहतसाब कमेटी कायम की गई, जिसका काम यह है कि मुख्तलिफ उस दौर के अंदर जो बदउनवानियाँ हुई, जो करप्शन की शिकायत और इल्ज़ामात आते रहे, उनकी जाँच पड़ताल करे। अब उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें इंतहाई तशवीशनाक फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा से मुतल्लिक बहुत सी बदउनवानियों, करप्शन, कोविड-19 के फ़ंड और जो पेंशन और ग्रेजुटी फ़ंड है उसमें से भी 36 बिलियन 36 अरब रुपीज़ की करप्शन बदउनवानी के इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद हो रहे हैं। बात यह है कि अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब पर 13 जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो उससे इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने तरदीद की है, न सिर्फ बल्कि ये जो कमेटी कायम की गई है उसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि ये गैर जानिबदार कमेटी नहीं है बल्कि यकतरफ़ा कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। हमें पता है वज़ीर आला के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे, जो कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया और ये कहा कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाहिर करदा जो असासे हैं 10 करोड़ रुपए और पार्टी के 75 करोड़ रुपए के अखराजात, इनकी जाँच पड़ताल क्यों नहीं हो रही? इससे पहले भी बहुत सी जगहों पर KP के वज़रा, KP के मेंबरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जुड़े हुए लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात आते रहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट आ रही है सामने और इसके ऊपर शदीद इल्ज़ामात, क्या होना चाहिए कि पार्टी हिकमत अमली अपनाए जो कि ये जो बदउनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात हैं इनकी रोकथाम हो सके और इनका सद्दबाब हो सके। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, महमूद सरफराज साहिबा थ्रू स्काइप, एजाज सैयद साहब, फ़खर दुरानी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। फ़खर, आप बताइएगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो तैमूर सलीम झगड़ा साहब से मुतल्लिक तफसीलात सामने आई हैं, 36 अरब रुपए की बदउनवानी, कितना वज़न लगता है आपको? क्योंकि आपकी अपनी तहकीकात भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं इन इल्ज़ामात में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए PTI की और ये जो कमेटी के ऊपर क्या कहें इसको, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें झगड़ा साहब, उनमें कितना वज़न है? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये जो तहकीकात की गई हैं या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये किसी तैमूर सलीम झगड़ा या PTI के मुखालिफ सियासी रहनुमा की तरफ से नहीं लगाए गए, बल्कि PTI की अपनी ही कायम करदा एक कमेटी की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी ग्राउंड या किसी न किसी हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर ही ये तमाम तर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो इसलिए इसकी तहकीकात सिर्फ ये, क्योंकि देखें जो इसमें एलिगेशन का जो हुजम है वो अगर हम नैब की नई तरमीम शुदा नैब का ऑर्डिनेंस भी देखें तो उसके बावजूद भी ये नैब के एम्बिट में आती है। तो नैब को इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि तहकीकात का आगाज़ करना चाहिए और इंक्वायरी बाकायदा करनी चाहिए कि क्या वाकई जो इनकी अपनी पार्टी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है 36 अरब रुपए का करप्शन का, वो दुरुस्त हैं भी या नहीं है। तो पहला मेरा ख्याल है कि एक तो ये फिट केस है, नैब के हवाले से ये तहकीकात करे। विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही सियासी तौर के ऊपर किसी के खिलाफ मुकदमात वो बनाने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इनकी अपनी ही पार्टी की कायम करदा एक कमेटी तमाम तर तहकीकात के बाद ही इल्ज़ामात लगा रही है, तो पहला काम तो ये होना चाहिए। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो तैमूर सलीम झगड़ा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है मौजूदा वज़ीर आला के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के ऊपर, उसके ऊपर भी वो भी एक वर्थ उसको इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के अपने असासे डिक्लेयर्ड जो असासे हैं वो 10 करोड़ के हैं, लेकिन वो खुद क्लेम करते हैं कि 75 करोड़ से ज़ायद उन्होंने पार्टी के ऊपर खर्चा किया है। तो ये जो एसेट बियॉन्ड मींस या एक जो उनके इतने एसेट्स नहीं है जितना उन्होंने खर्चा किया है पार्टी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी तैमूर सलीम झगड़ा के जो इल्ज़ामात हैं उस पर भी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन देखें जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया है कि इनके दीगर रहनुमाओं के ऊपर भी करप्शन के इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। आप PTI की हुकूमत, चाहे वो परवेज़ खटक की दौरे हुकूमत हो उसमें देख लें, मालम जबा केस हो या दीगर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, फिर उसके बाद जो महमूद खान आए उनकी हुकूमत, तैमूर सलीम झगड़ा भी उन्हीं की हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इल्ज़ामात लगाए गए। फिर मौजूदा जो अब तो इनके अपनी पार्टी के लोग इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी। तो ये तीनों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इल्ज़ामात हैं वो एक तरफ रख लें, जो इमरान खान के अपनी ज़ात के ऊपर इल्ज़ामात तो छोड़ें, जो करप्शन का इनका 190 मिलियन पाउंड केस में इनको सज़ा हो चुकी है उम्र कैद की, तो ये जो करप्शन और एहतसाब का
का नारा लेके हुकूमत के लिए आए थे कि वो सबका एहतसाब करेंगे, अगर अपने घर का ये एहतसाब नहीं करते, क्योंकि जो इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे ये भी जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाके बाकायदा फाइलें दे के उन्होंने बताया था कि ये आपके घर के अंदर जो ये करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप इसके ऊपर गौर करें। फिर उस्मान बुज़दार के हवाले से जिस तरह से बताया गया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार जो करप्शन के जो पंजाब हुकूमत में होती रही उसके हवाले से किया गया, तो ये इमरान खान का मुझे नहीं समझ आती कि ये जो कॉल और फेल में तजाद है कि एक तरफ वो अकाउंटेबिलिटी और अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते आए हैं, लेकिन थ्रू आउट इनकी गवर्नमेंट, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर हो या विफाक के अंदर वो खुद हों, वो ना सिर्फ अपने इख्तियारात का उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया और फ़ायदा उठाया, बल्कि उसके साथ साथ करप्शन के इल्ज़ाम में उनको सज़ा तक हो चुकी है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ठीक है। आपके ख्याल में टेस्ट केस है, मेमल आपकी क्या राय है? एक चीज़ तो ये बताइएगा, क्या ये कहीं वाकई में तैमूर सलीम झगड़ा के ख़िलाफ़ कोई सियासी चपकलेश या कोई विच हंटिंग तो नहीं हो रही अपनी जो पार्टी के अंदर है वहीं से? और दूसरा पीटीआई, क्योंकि उनका तो हमेशा यूएसपी रहा है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ करेंगे या आवाज़ बुलंद और करप्शन के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो ये कहीं वन साइडेड तो नहीं है? ये अक्रॉस द बोर्ड होगी ये जो कमेटी ख़ास तौर पर बनाई गई है? देखिए रीना, अगर आप पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनका एक माजी आप देखें, तो बिल्कुल पीटीआई जो है वैसे तो बड़ी क्रूसेडर बनती है करप्शन के ख़िलाफ़, लेकिन जब उनके अपने ही लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। मतलब मालम जब्बा हो, बीआरटी स्कैंडल हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, ये सब कुछ जब ये सामने आए और फिर जब इनके ऊपर इंक्वायरियाँ भी हो रही थी तो उसका क्या बना। अब आप ये देखें ना अलीना के वैसे तो पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतसाब कमीशन बनाई थी, उसको फिर खुद ही डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, जब नैब में इनके केसेस गए इमरान खान साहब के दौर में, तो आपको याद है कि जो एक इल्ज़ाम लगा वो ये था कि जो उस वक्त के नैब के हेड थे जावेद इकबाल साहब, उनको ब्लैकमेल किया गया कि ये हुकूमत के खिलाफ जो है ये केसेस ना चलाए जाएँ। तो ये भी सारी बातें जो है हमारे सामने हैं। फिर आप ये देखें कि इनकी पार्टी के अंदर जब इनके इंटरनल इलेक्शंस के वोट खरीदने की बातें हैं, इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर्स ने वो बातें एक्सपोज की, तो क्या एक्शन लिया गया। अच्छा, और इसके अलावा लीना अगर आप वैसे देखें ओवरऑल भी तो प्राइवेटली भी पीटीआई के अपने लोग, अब ये आपने बात की है गंडापुर साहब की, सब पहले वो जिस तरह अभी फ़खर भी बात कर रहे थे, खटक साहब की हुकूमत हो, फिर उसके बाद महमूद खान साहब की हुकूमत हो और अब गंडापुर साहब की हुकूमत हो, तो इनके अपने लोग भी उनके बारे में जो है वो बताते भी है प्राइवेटली भी और कुछ पब्लिकली भी बात करते हैं। अभी गंडापुर साहब के ऊपर तो कुछ लोगों ने इनकी अपनी पार्टी के अभी जो है वो काफ़ी बातें पब्लिकली भी की है, मुबैना करप्शन की, उनकी उनके भाई के बारे में बातें की हैं। और फिर अगर हम प्राइवेटली बात करें तो आपको याद होगा कि जब वफाक में इनकी हुकूमत थी और पंजाब में इनकी हुकूमत थी, तो बुज़दार, फराह गोगी और बुशरा बीबी की जो मुबैना नेक्सस थी उसकी कहानियां तो इनके अपने लोग बताते नहीं थकते थे प्राइवेटली। वो इतना 190 मिलियन पाउंड के केस की जब स्टोरीज आई वो भी पीटीआई के अपने लोगों ने बताई मीडिया के अंदर, तो बाद में उसकी डिटेल बहुत बाद में, फिर केस भी बहुत बाद में बना, लेकिन उस वक्त यहाँ तक कहा गया कि खान साहब तो अंगूठी पे बिक गए। इस तरह की बातें होती थी इनके अपने लोग। तो ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो अभी के इल्ज़ामात हैं, ये बहुत बड़े, बहुत ये संगीन इल्ज़ामात हैं। मतलब 36 अरब कोई छोटी अमाउंट नहीं है, इसकी बिल्कुल तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। होता ये है लीना कि जब तहकीकात होती हैं किसी भी केस की, जब मीडिया के अंदर उसकी डिटेल्स आती हैं, जब वो केस अदालतों के अंदर जाता है, तो फिर यही लोग जो है, यही पार्टी जो है वो उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ ट्रेंड्स चलाती हैं, उन सहाफ़ियों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाते हैं, उन्हीं को गाली गलोच करते हैं, अदालतों को भी बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी चीज नहीं की, हमारी तो पार्टी के अंदर बिल्कुल कोई करप्शन है नहीं। हालांकि ये इल्जामात विद इन द पार्टी से आ रहे हैं, यानी कि ये कोई ऑपोजिशन के लोग नहीं लगा रहे। हाँ, इंटरनल डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस में क्या एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलीना, एक चीज जो हमने देखी है वो जो जिस तरह मैंने कहा कि एक इनकी अगर आप तारीख देख लें, वो ऐसे लगता है कि पीटीआई के लोगों को लगता है कि करप्शन तो नॉर्मलाइज्ड है, हर कोई कर रहा है पार्टी के अंदर, हर एक के खांचे लगे हुए हैं, तो
तो होना कुछ नहीं है, यानी पार्टी के अंदर से कोई इकदाम नहीं होना। आप देखें ना, अभी मैंने आपको बताया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अगर वो इतने बड़े क्रूसेडर थे करप्शन के खिलाफ, तो जो उनकी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर इल्जामात लगे थे, तो फिर नैब से क्यों नहीं उनको इन्वेस्टिगेट होने दिया? वो केसेस जो है वो क्यों नहीं उस वक्त चलने दिए? चले आप दूसरी पार्टियों को तो कुछ भी कह सकते हैं कि उन्होंने क्या नहीं होने दिया, क्या, लेकिन अपनी जो आप खुद बात करते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, बाकी सब करप्ट है, तो उनके खिलाफ एक्शन तो कोई नहीं हुआ। तो ये भी इस तरह होगा यही इवेंचुअली कि इनके अपने जो इंटरनल एहतसाब है ना, उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास कुछ बनेगा और उसमें कोई अच्छा, ये इसीलिए दिलचस्प है, इसीलिए मैं जानना चाह रही थी और एजाज आपकी तरफ लेके आती हूँ सवाल कि ये जो अभी एफर्ट हो भी रही है, क्या इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए? क्या ये एक लेजिट एफर्ट है जो पार्टी ने अब अपने अंदर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है करप्शन के खिलाफ, या फिर ये सिर्फ एक या तो दिखावा या फिर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको टारगेट करें, या कोई सियासी वेंडेटा है उसको सेटल करें? कैसे देखें इसको? अलीना, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। मैं इससे पहले हमारे भाई हैं फ़खर और मैं इनके जर्नलिज्म पे बड़ा पसंद करता हूँ इनको, और मैमुल हमारी बहन है। मुझे इन दोनों की जो बात है उसमें एक बड़ी ना एक गैप नज़र आया, और वो शायद किसी वजह से वो नहीं इस पे बात कर सके होंगे कि दोनों ने बड़ा ज़ोर लगाया कि जी बड़ी करप्शन है पीटीआई में और माजी भी इनका ऐसा है और यही है जी, बिल्कुल ये जिस तरह जो करप्शन पाकिस्तान में सारी हो रही है वो बिल्कुल यही लोग कर रहे हैं। और आपको पता है इस बात का कि मैं पीटीआई का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना ही खान साहब का फ़ैन हूँ, मैं उनका क्रिटिक हूँ, मैं उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता हूँ, उनकी थिंकिंग से इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन आप देखिए, कभी हमने कोई इस तरह की महफिल रखी है जिसमें हम पंजाब हुकूमत की किसी कमेटी की बात करें जिसने कोई अपनी हुकूमत के अंदर करप्शन की कोई आइडेंटिफिकेशन की हो? कभी हमने इस तरह की कोई महफिल रखी है जिसमें हमने जो सिंध हुकूमत ने कोई ऐसी कमेटी बना दी हो जो अपनी हुकूमत की करप्शन को मॉनिटर कर रही हो? हमने कभी नहीं रखी, क्योंकि कभी हमारी पंजाब हुकूमत वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वहाँ पर तो कभी करप्शन हुई नहीं। हमारी सिंध हुकूमत तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वहाँ पर कभी करप्शन हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कमेटियाँ बनाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की पार्टी के तौर पे। अब पीटीआई से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, और मुझे बहुत सारा इख्तलाफ है, जेन्युइनली इख्तलाफ है इमरान खान साहब से, उनकी पॉलिसी से, उनकी पॉलिटिकल विजन से, उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग से, बट आप एक बात की बात माने कि अगस्त 2024 में एक साल पहले बैरिस्टर सैफ है इनके तर्जमान, उन्होंने एक कमेटी बनाई, अनाउंस किया। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला हैं अली अमीन गंडापुर, जिनको आप बड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे, मैं ज़ाती तौर पे आपको पता है अलीना बड़ी उनकी तनकीद करता रहा हूँ, उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी का सरबराह लगाया साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को। कमेटी में दूसरा मेंबर उन्होंने शामिल किया मुसद्दक अब्बासी, जो कि आपको पता है नैब के एडवाइज़र रहे हैं खान साहब के दौर में, और उनके बारे में बड़ी अच्छी रिप्यूट हम बयान करते रहे हैं कि जी जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब उनके दौर में रहे हैं, गो के लगाए किसी और ने थे, लेकिन उनके दौर में इन एडवाइज़र साहब की हम बड़ी तारीफ़ करते रहे। सारे हमारे द न्यूज़ में बड़ा छपता रहा है, जंग में बड़ा छपता रहा है, जियो में हम रिपोर्ट करते रहे। और तीसरा मेंबर जो उसमें लगाया गया था वो काजी अनवर साहब हैं, उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट बार के हेड रहे हैं। ये 3 मेंबर की कमेटी है। इस 3 मेंबर की कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं हम, हमें नहीं पता उन्होंने बेस क्या किया है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आई नहीं है। उन्होंने कहा कि जी जफ़र तैमूर झगड़ा जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। अभी मैं सिर्फ इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। अब उसके जवाब में तैमूर झगड़ा साहब का मैंने रिस्पांस पढ़ा है, उन्होंने कहा कि ये तो वज़ीर-ए-आला जो है ये इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने अपने ऊपर जो करप्शन लगने का इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया, उन्होंने इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम एक लगा दिया, जो किसी तौर पे भी फ़िक्री एतबार से, अकली एतबार से दुरुस्त बात नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तैमूर झगड़ा साहब इसका कोई सॉलिड जवाब देंगे और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हुए उनको करेंगे। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है। अच्छा, और फिर तैमूर झगड़ा साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई ने कहा था कि मुझे कैबिनेट में शामिल कर दो, तो मुझे कैबिनेट में चूंकि शामिल नहीं करना था, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। अच्छा, इस बात ये लगा, इस बात पे भी मैं जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर, आई रियली अप्रिशिएट हिम। अगर
खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर रिमोट कंट्रोल से अपनी वजारत नहीं चलवाना चाहते और वो चाहते हैं कि वो उनकी कैबिनेट वो खुद चलाएं और वो किसी को नहीं मान रहे, तो ही शुड बी अप्रिशिएटेड। हाँ, जो इल्ज़ामात लगे उसके ऊपर होना चाहिए और वी शुड अप्रिशिएट पीटीआई कि उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई है और उसको उन्होंने एम्पावर किया है कि वो करप्शन करे। और अपेरेंटली आपको उस कमेटी के अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नजर, हाँ रिपोर्ट हमने नहीं देखी, उसके ऊपर हम सवालात बहुत से हमारे जहनों में, बट कमेटी के ऊपर आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कमेटी आपको एक लाइन हमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एक लाइन ये कि हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो भी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे साफ सुथरे लोगों पर कमेटियां बनाएं। इट शुड बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल सही है। मजहर अब्बास साहब आपकी, ठीक है मजहर अब्बास साहब आपकी क्या राय है? एजाज जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक पार्टी ने अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की है। उसका हुजूम जितना भी हो उस पर बात हो सकती है कि इतना 36 अरब रुपए, आई डाउट कितना बड़े पैमाने पे चीज़ हुई होगी, लेकिन जितना भी है, लेकिन एक तो एक पार्टी ने, ये देखें गवर्नमेंट ने नहीं, एक पार्टी ने अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की है और काश इमरान खान जो है वो जस्टिस वजीउद्दीन की 2013 की इन्वेस्टिगेटिव या उनकी जो रिपोर्ट थी उसको मानते, तो आज इमरान खान साहब को वो क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ता। जब उन्होंने उस वक्त जो हामिद खान वगैरह ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के इलेक्शंस में जो है पैसा चला है, और जस्टिस वजीउद्दीन ने बाकायदा रिपोर्ट करके ये बताया था कि किस होटल के किस कमरे में पैसे दिए गए, उसमें ये सारी चीज़ें थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन को ही हटा दिया बजाय इसके कि उस चीज़ को आगे बढ़ाते उस बात को, और पार्टी इलेक्शंस उसके बाद हमें पीटीआई में उस तरह नज़र नहीं आए। लेकिन पीटीआई के अंदर ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रहा है। अगर आपको याद हो, ग़ालिबन 2013 था या उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ही उनके बहुत से एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया गया था उसमें। तो ये प्रोसेस मुझे किसी दूसरी जमात में नहीं नज़र आया। क्या मुस्लिम लीग नून की कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, कमीशन है? कभी किसी लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी? और होना ऐसा चाहिए कि वो जो अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन या कमेटी हो, वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो पार्टी इलेक्शंस ना लड़ें, जो कौमी या सूबाई असम्बली के इलेक्शन ना लड़ें, वो प्योरली पार्टी की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के चीज़ों को देखें। उससे ज़ाहिर है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। इसमें अब आगे क्या होगा ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो पीटीआई में उस वक्त पीरियड में हुआ और जिसको इमरान खान की बहुत बड़ी गलतियों में से मैं समझता हूँ कि वो जब उन्होंने नहीं किया, पीटीआई के अंदर एक और था कि पीटीआई के अंदर कोई दूसरी पार्टी से कोई आदमी आना चाहता था तो उसके लिए पूरी एक कमेटी थी और वो ये देखती थी कि ये पार्टी में जो छोड़कर आ रहा है क्या उस वक्त किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर ये रहा है, क्या इस पर कोई एलिगेशंस हैं इस तरह की, और ऐसे लोगों को हमें पार्टी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उस प्रोसेस को भी ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान, ये सारा एलिमेंट जो है वो पार्टी के अंदर आ गया और फिर वो डोमिनेट कर गए। और फिर उसके बाद हमें उस्मान बुज़दार, ये जो है जुमा 8 दिन हुए वो आए और वज़ीर आला भी बन गए, और इमरान खान पूरे अपने 2.5 साल में उनको डिफेंड करते रहे उस्मान बुज़दार को, और आज वो कहीं उनका पता नहीं है। तो वो सारे लोग जिनको इमरान खान लेकर आए थे, अगर वो उस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से गुजरे होते तो शायद आज पीटीआई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती उसके अंदर। लेकिन मैं पीटीआई की इस पूरे प्रोसेस को एक पॉजिटिव साइड के तौर पे देखता हूँ कि मेरा ख्याल है ये तो दूसरी जमातों को भी अपनाना चाहिए इस तरह की चीज़ें और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि अगर उन पर इल्ज़ाम साबित हो जाए, और ज़ाहिर है तैमूर झगड़ा साहब ने उसके इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है, कोई कमीशन है, कोई ट्राइब्यूनल है जो उसको लुक आफ्टर करेगा कि वो जो जवाब दे रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, या तो साबित किया जाए कि हाँ इन जगहों पे इन्होंने करप्शन की है। तो मेरा ख्याल है ये पार्टीज के अंदर इस तरह का प्रोसेस होना भी चाहिए, पार्टीज को भी फॉलो करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। एजाज, ये जो नुक्ता उठा रहे हैं और जहाँ उसूली तौर पर बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल ये कि कहीं ये तो नहीं होगा कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये भी सिलेक्टिव हो, जैसे हमने माजी में देखा, ये भी किसी पर्सनल गेन के लिए हो रही हो। बेशक हमें सराहना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस बंदे की हो रही हो जिसके ऊपर कोई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शामिल नहीं करना अपने साथ, अलीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, तो सही नहीं है ना सर, जो लोग को तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। नहीं
देखिए इस चीज़ को, इस बेसिक प्रिंसिपल को तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि एक हुई है। अब इसका नेट रिजल्ट क्या होता है? नेट रिजल्ट क्या सिर्फ एक शख्स को निकाल के आप बाहर कर देंगे, या उन 36 अरब का पता करना चाहिए? उसके लिए आपको रेफर करना चाहिए टू अदर फोरम। तो इस चीज़ को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और पर्सन शुड बी गिवन अ फेयर ट्रायल। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं फ़खर काफ़ी देर से, और महमल कुछ पॉइंट उठा रही है, उनका पॉइंट लेके फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, देखिए जब भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता है ना, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम रहता है कि वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है। किसी भी आप नेशनल लेवल पे देख लें, जब भी अकाउंटेबिलिटी हुई तो कहा गया कि सिलेक्टिव है, तो होती भी है सिलेक्टिव, ये नहीं कि नहीं होती। मेरा ये ख्याल है कि जब रिपोर्ट्स पूरी सामने आ जाए तो वो फिर पता लग जाता है कि सिलेक्टिव। और अभी ये कहा गया कि 36 अरब रुपए जो झगड़ा साहब ने चुराए हैं या करप्शन किए, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है ये ऐसा है, होता नहीं है। आप अगर रिपोर्ट पूरी आए, होता ही है कि बाज़ नीचे अफसर्स, पूरी एक मशीनरी है ना, उनसे कोई नेग्लिजेंस हो गई, वो भी करप्शन में डल गया। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि तैमूर झगड़ा साहब एक मौसर जवाब देंगे और हम पब्लिकली देखेंगे कि रिपोर्ट है क्या। सर वो चोरी का नहीं है, माजरत के साथ वो जो एग्जैक्ट लाइन है ना, जो एटलीस्ट मैंने पढ़ी है, 2-4 खबरों को मैंने रेफर किया था, उसमें वो इस तरह कि वो ग्रेजुटी एंड पेंशन फंड से निकाली गई है गलत तौर पर, तो वो चोरी का भी हमें नहीं पता। निकाली गई होगी, हाँ, मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये थोड़ा सा फैक्ट मैं वही कह रहा हूँ। मिनिस्टर के पास मिनिस्टर ये याद रखने की बात है कि किसी भी मिनिस्ट्री का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। इल्जाम लग जाता है वजीरों के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल में अभी देखने की बात है कि उनके ऊपर एक्चुअली इल्जाम है क्या, नेग्लिजेंस है या क्या है। चलें ठीक है, और फिर वो उसका जवाब क्या देते हैं। ठीक है सर, मेरा ख्याल है जरा मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं जो हम बात कर रहे थे, ये अकाउंटेबिलिटी, इसका पर्पस क्या है? फ़खर। अलीना देखें, पहली बात तो ये कि मैं एजाज़ की इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि ये तमाम सियासी जमातों को और तमाम सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से ये कमेटीज़ बनानी चाहिए जो कि ये सुपरवाइज़ करें अपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी, और इस तरह की कोई भी मुबैना करप्शन हो उनके हवाले से उनको सुपरवाइज़ करना चाहिए। इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कमेटी बनाई गई है उसने अपना पर्पस जो है वो मीट किया है या नहीं किया, और क्या वाकई इमरान खान अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये उन्होंने सारा कुछ किया है। देखिए, हमें उसके लिए सबसे पहले तो ये कमेटी का मकसद देखना चाहिए कि ये कमेटी बनाई क्यों गई थी। ये कमेटी अगस्त 2024 में इसलिए बनाई गई कि उस टाइम अली अमीन गंडापुर की काबीना में से एक मिनिस्टर ने अपने ही वज़ीर आला के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, करोड़ों रुपए कमीशन के और मुबैना तौर के ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद इमरान खान के पास भी तमाम खबरें पहुँची कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में करप्शन के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। तो उस इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का मकसद तो ये था कि ये मौजूदा जो हुकूमत है उसकी करप्शन को बेनकाब करे या तहकीकात करे कि वाकई करप्शन हो रही है या नहीं, या उनकी जो सूबाई काबीना का एक वज़ीर अगर ये इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है तो उसकी वो निशानदेही की जा सकती। लेकिन कमेटी ने क्या किया, पिछले दौर की एक जो है वो आई वॉश करने के लिए मौजूदा हुकूमत के कोई करप्शन का वो नहीं कर रहे, वो पिछले एक हुकूमत के एक वज़ीर के जो है वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, क्योंकि ये तैमूर सलीम झगड़ा हो या कुछ बाकी जो पीटीआई के अरकान हैं उनकी अली अमीन गंडापुर के साथ जो सियासी तौर के ऊपर मुखासमत है वो सबके सामने है, क्योंकि सबको ये इल्म है कि कौन कौन वज़ीर आला का उम्मीदवार था और किस तरह अली अमीन गंडापुर ने इन सब का पता साफ करके खुद वजारत आला संभाली है। तो ये एक पॉलिटिकल उसके लिए देखें कमेटी बनाई गई थी इस मौजूदा हुकूमत के करप्शन के लिए, और कमेटी ने जो है वो तहकीकात करके जो इल्ज़ामात और ये जो नए वो पिछली हुकूमत के ऊपर लगाए हैं। माजरत हमारे पास वक्त कम है, जरा हम अपना आर्गुमेंट छोटा करेंगे। बज़ाहिर यही लगता है कि एक छोटी सी बात, इससे बज़ाहिर यही लगता है कि मकसद अकाउंटेबिलिटी या करप्शन बेनकाब करना नहीं है, मकसद जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग विद इन पार्टी। ठीक है, फ़खर आपका पॉइंट आ गया, वो किया गया है। मज़हर साहब या एजाज कौन कहना चाहेगा? अलीना मैं भी आप ऐड कर लें। मैं एक मिनट महमल के पहले पॉइंट ले लेते, फिर आप लोग एक दफ़ा ही जवाब दे दीजिएगा प्लीज़, ज़रा छोटा रखिएगा आर्गुमेंट। महमल
देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि एजाज ने जो बात की, मैंने और फखर ने तो कहीं भी पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं की थी। हमने तो कहीं पे भी ये नहीं कहा कि उनको अपनी कमेटीज नहीं बनानी चाहिए, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। हम बात ये कर रहे थे कि पीटीआई एक क्रूसेडर बन के करप्शन के खिलाफ आई, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बातें भी करते हैं, चीजें भी बनाते हैं। अभी मजहर साहब ने और मैंने बात की थी जस्टिस वजीउद्दीन वाली रिपोर्ट की, क्या बना उसका, कोई एक्शन लिया? फिर मैंने आपको नैब की एग्जाम्पल दी कि इमरान खान साहब के दौर में क्या नैब ने जब वो केसेस करने लगे, क्या इमरान खान साहब ने अपने लोगों पर किया? अभी आप देख लें, अभी रिसेंट एग्जांपल देख रहे हैं, आजम स्वाति साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने मिशाल यूसुफ साहिबा के ऊपर लगाए हैं। अब ये देखना है कि क्या एक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि माजी के अंदर हमने ये देखा है कि इल्जामात जरूर लगे पीटीआई के अंदर से ही, लेकिन उनके मुबैना इल्जामात उन्होंने ही लगाए और वो फिर जो है उसका एक्शन नहीं हुआ। ये बात हम कर रहे थे कि जो ये कॉलो फेल में तजाद है, और पीटीआई तो क्योंकि क्रूसेडर बनी है, जो मैंने बात ये की है, वो ये चीजें बनाते हैं, ऑप्टिक्स के लिए दिखाते हैं, लेकिन एंड पे करते क्या हैं? कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी, 18वीं तरमीम थी, उसकी स्पिरिट क्या थी? जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात कह रहे हैं जी सर, उसकी स्पिरिट, और उसमें लिखा हुआ है कि इसी वजह से उन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्लियामेंट बनेगी, सूबाई असेंबली बनेगी, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी कमेटी होगा। आज मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी सिंध में तो कभी रहा ही नहीं ऑपोजिशन का लीडर जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। पंजाब में एक मरतबा, आज मुझे नहीं पता पंजाब में कौन है, लेकिन एक मरतबा महमूद रशीद साहब खैबर पख्तूनख्वा में कौन है? भी कर रहे थे कि बाकी पार्टीज को आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन इस वक्त सवाल या पार्टी इन क्वेश्चन इज पीटीआई, तो उनकी बात अगर आप करें, क्योंकि उनके कॉलर फेल में तो ये आज मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है? जी, अगर वहाँ ये चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये बड़ी गलती थी पीटीआई की गवर्नमेंट की कि एहतसाब कमीशन ख़त्म कर दिया उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था उसका। लेकिन ये चीज़ें, ये हम तो एक प्रिंसिपल की बात कह रहे हैं ना, लेकिन अगर आपने डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। एजाज आप अगर जवाब देना चाहें, फखर ने भी पॉइंट्स उठाए, महमल ने भी पॉइंट्स उठाए, प्लीज़ मुख्तसर। मेरे ख्याल में जो इन्होंने जवाब दिया वो काफ़ी तफसीली है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये कर दूं कि मेरे ख्याल में जो झगड़ा साहब का बयान है वो बड़ा क्लियर है, और जो पार्टी फॉर्म की गई थी, ये कमेटी फॉर्म की गई थी, उसमें एक बात ये क्लियर की गई थी कि जो भी हुकूमत में शामिल होगा या जो हमारे वज़रा हैं जब हुकूमत में शामिल होंगे तो वो इस कमेटी के ज़रिए निकलेंगे, यानी कि कमेटी इनके ऊपर फ़िल्टर लगाएगी। इस कमेटी ने हुकूमत के बारे में क्या रिपोर्ट दिया है, नहीं दी, ये आई है या नहीं आई, इसका अभी रिकॉर्ड के ऊपर कोई मीडिया में कुछ छपा नहीं हुआ। ये पॉसिबल है कि इन्होंने इसकी हुकूमत के हवाले से करप्शन के बारे में कोई रिपोर्ट दी हो, अपने चेयरमैन को दी हो, तो अभी ये सिर्फ ये कह देना और हतमी तौर पे ये कह देना कि देखिए इन्होंने पुराने, तो आप इसलिए कबल अज़ वक्त समझ रहे हैं कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती और बाकी लोगों की भी नहीं आती, जो कि अभी तक बात नज़र में नहीं आई है, एटलीस्ट मीडिया के ऊपर तो नहीं आई है। तो जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय देखी, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एजाज अपना इनिशियल कमेंट विद होल्ड कर रहे हैं कह के कि जो कमेटी की रिपोर्ट है पूरी की पूरी, उसके ऊपर अभी सवाल है कि आया वो बाकियों की भी कमेटी जांच पड़ताल करेगी, नहीं करेगी। बट महमल और एजाज साहब, फ़खर अपने आर्ग्यूमेंट के ऊपर कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर जो कहते हैं वो होता नहीं है और ज़्यादातर सियासी वेंडेटा नज़र आता है। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मज़े साहब, आपसे अली रज़ा साहब पूछ रहे हैं कि भुट्टो की फांसी के बाद आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और क्या ये ज़वाल है या किसी नए दौर का आगाज़? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए वेकअप कॉल है। देखिए, भुट्टो तो आज 46 साल बाद भी हम भुट्टो पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बताते खुद इस बात की गमाज़ी है कि भुट्टो कितनी पावरफुल पर्सनालिटी भी थी, आप उसके बहुत ज़्यादा चाहने वाले भी हैं और बहुत ज़्यादा उससे इख्तलाफ करने वाले भी ज़िंदा हैं, और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का हिस्सा रहा है। पीपल्स पार्टी भुट्टो के बाद, भुट्टो के नारे पे पीपल्स पार्टी 88 का इलेक्शन जीती, भुट्टो के नारे पे पीपल्स पार्टी 93 का इलेक्शन जीती, भुट्टो के नारे पे पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 का इलेक्शन जीती, और भुट्टो ही के प्रोसेस में आज पीपल्स पार्टी, लेकिन एज ए पार्टी वो डिक्लाइन पे गई है। पीपल्स पार्टी खुद जायज़ा ले
कि आज पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी लियारी में कितनी कमज़ोर हुई है। पीपल्स पार्टी सोचे कि पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे, पीपल्स पार्टी पंजाब में आज जो है वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं, कन्फाइंड हो गई है चंद सीटों के हद तक। पीपल्स पार्टी सोचे कि खैबर पख्तूनख्वा में वो कहाँ थी और आज कहाँ है। और आज पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो कैनाल के मसले पे मुश्किलात और रेजिस्टेंस का सामना है, तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कुछ सोचने का है। पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ नारे से पार्टी नहीं चला करती, बल्कि उस नारे की जो स्पिरिट होती है, उस नारे का जो नज़रिया होता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ नारा लगा के आगे नहीं बढ़ सकती। पीपल्स पार्टी कुछ करके दिखाएगी तो वो सिंध से पंजाब में दाखिल हो सकती है, वरना आज पीपल्स पार्टी खुद सोचे कि भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को कहाँ ला के खड़ा किया और आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल एजाज सैयद साहब आपके लिए। आपसे तैमूर भट्टी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान भर में अफगान महाजिरीन की वतन वापसी पर क्रैकडाउन जारी है, क्या इसके नताइज बरामद होंगे? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब का और आपका। 31 मार्च रखी गई थी वजारत दाखिला की तरफ से कि अफ़गान महाजरीन को वतन वापस भेजा जाएगा। पहले भी ये डेडलाइन दी जाती रही है, लेकिन हमने देखा कि इस दफ़ा बड़े मैं ये कहूँगा रिकत आमेज़ मनाजर भी देखने में आए और बड़ी तकलीफ़ दे कहानियाँ भी सुनने में आ रही हैं। पंजाब में, गुजरात में मुझे पता चला है कि क्रैकडाउन किया गया है, पुलिस की तरफ से किया गया है, FIA की तरफ से किया गया है। इसी तरह लाहौर में क्रैकडाउन किया गया है, सिंध में, कराची में क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस्लामाबाद में किया जा रहा है, पेशावर में काम जारी है, पूरे मुल्क में। अब इतनी तकलीफ़ दे बात है, मैं इस पॉलिसी का शुरू दिन से मुखालफ हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पॉलिसी इमिग्रेशन के लिए अमेरिका में मुतारफ़ करवाई। पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग गले फाड़ फाड़ के इस पॉलिसी की मुखालफत करते रहे कि हमारे जो अजीज़ हैं, हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं, उनको निकाला जा रहा है। आज हम ये पॉलिसी पाकिस्तान में मुतारफ़ करवा रहे हैं। उन बच्चों के बारे में, उन नौजवानों और उन बूढ़ों के बारे में जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिन्हें हमने इस मुल्क की शरीयत नहीं दी, हमने इस लोगों को टैक्स के नेट में शामिल नहीं किया, इलीगल रखा, उनके साथ ज्यादती की। अब उनको भेज रहे हैं और भेज भी किस तरह रहे हैं। वो उनकी यहाँ पर जो जमा पूंजी थी, किसी के पास ट्रैक्टर था, किसी के पास ट्राली थी, किसी के पास रिक्शा था, वो लेके जाने की उसको इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है इजाज़त? वो क्यों नहीं अपनी गाड़ी लेके जा सकते? वो औने पौने अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। पुलिस आती है, रात को छापे मारती है, कार्रवाइयाँ लॉ इन्फोर्समेंट करती हैं और वो बेयारो मददगार गिरफ्तार होते हैं और चले जाते हैं। भाई आप ऐलान करें, आप सारी अपनी प्रॉपर्टी ले जाएं। उन जिसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसको कोई टाइम दें कि इस टाइम तक वो बेच सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। एक छोटी सी ब्रेक हमने देनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकी सवाल शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप लोगों ने सवाल भेजा है फ़खर दुरानी साहब के लिए और ये पूछा है कि बिजली की कीमतों में कमी के बाद MQM और जमात इस्लामी दोनों क्रेडिट की दौड़ में लगी हैं। कुछ तो ये तक कह रही हैं कि हुकूमत ने मामूल का रिलीफ देकर सियासी शो किया है। आपको क्या लगता है फ़खर? शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जो दोनों सियासी जमातें हैं, चाहे MQM हो या जमात इस्लामी, ये सियासी तौर के ऊपर सियासी जमातें ये इस तरह क्रेडिट लेती हैं। MQM क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी है, इसलिए वो क्रेडिट लेने का हक़ रखती है, क्योंकि हुकूमत का कोई भी फ़ैसला होता है उसमें इत्तेहादी उसके शामिल होते हैं। इसी तरह जमात इस्लामी क्योंकि उन्होंने एहतजाज भी किया था, यहाँ पर धरना भी दिया था और बिजली की जो टैरिफ्स हैं वो कम करने के हवाले से कंटिन्यूसली हुकूमत से मुतालबा करते रहे। तो वो अगर क्रेडिट लेते हैं तो किसी हद तक उनका भी मेरा ख्याल है सियासी तौर के ऊपर एटलीस्ट वो कर सकते हैं इस तरह का। जहाँ तक बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से एक सियासी शो, पावर शो है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो टास्क फोर्स जो IPP से नेगोशिएट करने के लिए वो बनाई गई थी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में, जिसमें ये कहा गया कि 3700 अरब रुपए तक हुकूमत जो है वो इस जो IPPs के जो एग्रीमेंट से 3 to 25 ईयर्स तक
करके उनको रिव्यू करना, रीनेगोशिएट करना या कुछ को टर्मिनेट करके वो 3700 अरब रुपए की बचत, वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर है। फिर उसके साथ साथ ये जो कीमतें हैं कम करने के हवाले से ये अभी नहीं होगा, बल्कि ये जुलाई में रीबेसिंग होनी है, फिर शायद उसके बाद भी मज़ीद कुछ कमी का इम्कान हुकूमत की तरफ से जो ज़राए हैं वो इसका इजहार कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ ये भी एक सवाल उठाया गया था कि क्या ये जो बिजली की जो निर्ख है या जो टैरिफ्स कम करने के हवाले से ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हैं या परमानेंट है। इस हवाले से भी ज़राए से मैंने पूछा तो वो ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि जो डॉलर की कीमत है अगर वो मुस्तहकम रहती है और हुकूमत IPPs के जो IMF का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए रिफॉर्म्स को वो उसके ऊपर अमल दरामद करती है तो ये जो बिजली की कीमतों में परमानेंट इसके हवाले से एक सोल्यूशन। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। अगला सवाल महमल आपसे, और ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है, इसकी रैंकिंग या कदर बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को? देखिए रीना, पहली तो चीज़ है कि 5 की फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से ये रैंकिंग होती है। एक होता है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल फ्रीडम, टैक्स पॉलिसीज़, जो सिटीजन्स की डुअल सिटीजनशिप अलाउंस, पर्सनल और सोशल फ्रीडम्स, ये हैं जो की फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल हुकूमत के ऊपर है कि उन्होंने इनको किस तरीके से बेहतर करना है, ख़ासतौर पर हमें माशी तौर पर किस तरह मुस्तहकम करना है और पाकिस्तान की जो है वो ग्लोबली जो हमारी एक वो है रैंकिंग उसको बेहतर करना है। दूसरी तरफ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हमारे लोगों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। आप ये देखिए लीना कि वो ममालिक जहाँ पर हमारे लिए वीज़े कदरन आसान थे जो हमें मिल जाते थे, आप UAE को देख लें, आप थाईलैंड देख लें, आप टर्की देख लें और इस तरह के, उधर भी अब डिलेज आने शुरू हो गए हैं और उसकी वजह हमारे अपने लोग हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे जो दोस्त ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ खासतौर पर, उन्होंने ये शिकायत की है कि हमारे लोग वहाँ जाके एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं। मैंने अभी स्पेन का भी आपके सामने वाक़या है कि कौन लोग वहाँ से पकड़े गए, किस वजह से पकड़े गए। अच्छा, फिर वहाँ जाकर वहाँ के कवानीन को फॉलो नहीं करते, फिर वहाँ पर ख़वातीन की हरासगी के वाक़यात भी सामने हैं, किस तरीके से उनको हरासा करके वीडियोज़ भी जिस तरह से लगाई गई, फिर एक बेगिंग वाला भी इशू है। और उसके अलावा भी जो है हमारे अपने लोग जो है जो वहाँ पर जाकर ये हरकतें इस तरह की करते हैं, मनफी चीज़ें हमारे ही मुल्क का इमेज जो है वो ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को मुश्किलात आती है। तो मेरे ख्याल में हमारे अपने समाज में यानी कि लोगों को भी अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। हुकूमत पर तो जिम्मेदारी बिल्कुल आयद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों पर जिम्मेदारी आयद नहीं, इनकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अमेरिका का ट्रैवल का बैन की भी जो बातें हो रही थी, फिर यूरोप के अंदर जो वाकयात हुए हैं, ये ना हो कि वो भी हमें इस तरह से करना चाहिए। और अरब कंट्रीज और जो टूरिज्म के लिए जहां हम जाते थे आसानी से, वो भी हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें वीजे देने बंद करते हैं। हमने देखी ना एक वीडियो जो तस्बीहां एक औरत से हरम के अंदर खींच रही थी, वो कितने मतलब अफसोसनाक वीडियो, और पूरी दुनिया में जारी है जी। पाकिस्तानी खवातीन है जो कि एक औरत से तस्बीहां खींच रही है। हाउ सैड। थैंक यू सो मच महमल जी, आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।